अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। आज हम एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 11 करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर हम फास्फोरिक एसिड के नंबर ऑफ आयंस पॉजिटिव, नेगेटिव और जब उसे आयोनाइज किया जाता है तो वो किन आयंस में कन्वर्ट होता है और वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, इसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर। और एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर हम ये कैलकुलेट करेंगे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे निकाले जाते हैं। अगर आपके पास रिएक्टेंट की अमाउंट गिवन हो तो कैसे हम उससे बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करते हुए प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ये प्रोडक्ट निकालने का जो प्रोसीजर है उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सारी कैलकुलेशन बताऊंगा, तो आप खुद भी उसको प्रैक्टिस कीजिएगा साथ साथ, ताकि आपके लिए आसानी हो। स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 9। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें 4 पार्ट्स हैं। असल में ये लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 से किसी हद तक ममासलत रखता है, उसके सिमिलर है। इसमें हमसे पूछा गया है कि अगर आप फास्फोरिक एसिड यानी कि H3PO4 को डिज़ोल्व करते हैं एक्सेस ऑफ वाटर में, यानी कि वाटर की बहुत ज़्यादा तादाद में अगर आप फास्फोरिक एसिड को डिज़ोल्व करते हैं ताकि वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए आयंस के अंदर, तो आप बताएं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो आपने डिज़ोल्व किए हैं। 10 ग्राम ऑफ फास्फोरिक एसिड अगर आप लें तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो आपने डिज़ोल्व किए हैं। नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो डिसोसिएशन के बाद प्रोड्यूस हुए हैं वो कितने हैं। इन जो आयंस प्रोड्यूस हुए हैं इनका मैस क्या है और टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कितने डिस्पर्स हो गए हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो चलते हैं स्टूडेंट, हम सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। सबसे पहले तो हमारा वही तरीका होगा, माइंड मैप अगर हम बनाना चाहें तो सबसे पहले हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे, मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हम नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ एटम्स दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ आयंस हैं जो हमने कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ आयंस आ गए तो नंबर ऑफ आयन से मैसेज निकाल सकते हैं इंडिविजुअल आयन के। सो दिस इज सपोज टू बी द प्रोसेस, द पैटर्न टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम चलते हैं पार्ट ए की तरफ। पार्ट ए को सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है। पार्ट ए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स is equal to moles multiplied by Avogadro number. Now the amount of moles we need to calculate is actually calculated by mass over molar mass multiplied by Avogadro number. Mass कितना गिवन है 10, मोलर मास ऑफ फास्फोरिक एसिड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमने बॉक्स बना लिया, यहाँ लिख देते हैं H3PO4। ओके, अब हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, 1 फास्फोरस है और 4 ऑक्सीजन है। नाउ 3 हाइड्रोजन, 1 फास्फोरस एंड 4 मीन ऑक्सीजन का होता है। तो ये जो मेरे पास इसका मैस बना सब्सटेंस का, वो बना टोटल फास्फोरिक एसिड का 98 मोलर मास है ग्राम पर मोल। अब मैं ऐसा करता हूँ, इस वैल्यू को यहाँ पे लिख देता हूँ 98 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.02 10⁻23। तो यहाँ से जो आंसर आया, मीन्स मैंने जो मोल्स कैलकुलेट किए, 10/98 आएगा 0.102 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23। और देन अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास आंसर आता है 6.14 10⁻22। ये क्या चीज़ आई है? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं। किसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं? फास्फोरिक एसिड के, H3PO4 के। किसके अंदर आए हैं? ये 10 ग्राम के अंदर। ओके, अब मैं चलता हूँ पार्ट बी की तरफ। मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लिए। अब मैं देखता हूँ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर डिसोसिएट किए जाएं वाटर के अंदर तो क्या होगा। उसके लिए हम स्पेस जनरेट करते हैं यहाँ पे। अब पार्ट बी है। नाउ वी आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ आयंस
फर्स्ट फास्फोरिक एसिड को हम आयोनाइज करते हैं, देखते हैं बनाता कौन कौन से आयन है। फास्फोरिक एसिड व्हेन कंप्लीटली आयोनाइज इट कैन मेक 3 हाइड्रोजन आयंस। एसिड है ना, हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा, साथ एक फास्फेट आयन PO4 3-। इट मीन्स 3 हाइड्रोजन आयन एक फास्फेट आयन, टोटल 4 आयंस बना रही है। तो पहले तो मैं हाइड्रोजन आयन की तादाद फाइंड कर लेता हूँ, देन मैं फास्फेट आयन की तादाद फाइंड कर लूँगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, कंपेयर करता हूँ। फर्स्ट we will find hydrogen ions amount। अच्छा, H3PO4 का अगर एक मॉलिक्यूल लिया जाए तो उसमें हाइड्रोजन कितने होते हैं? एक लिया जाए तो 3 होते हैं। ओके, और अगर मैं जितने कैलकुलेट किए हैं ये वाली अमाउंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.14 10^22 लूँ, 6.14 10^22 लूँ, तो ये कितने होंगे? x। अब इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 3 मल्टीप्लाई बाय 6.14 10^22। तो आंसर आया मेरे पास 1.842 मल्टीप्लाई बाय 10^23। ये क्या है? यह है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन 10 ग्राम ऑफ फास्फोरिक एसिड। अब ये मेरा एक आंसर आ गया। ये मैं चाहता हूं कि मैं कैलकुलेट करूं मेरे पास फास्फेट आयन कितने होंगे, तो उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्पेस की तरफ। अब मैं दोबारा कैलकुलेट करता हूं। फास्फोरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल को अगर मैं आयोनाइज करूं तो उसमें फास्फेट आयंस जो होते हैं वो होते हैं, एक में होता है 1। तो 6.14 10^22 में कितने होंगे? डेफिनेटली 6.14 10^22 ही होंगे ना, एक में 1 होता है तो इतने में इतने ही होंगे। तो मेरे पास ये आंसर आ गया। नंबर ऑफ फॉस्फेट आयंस इन फास्फोरिक एसिड 10 ग्राम जो लिया है 6.14 10^22। अब मैं आगे चलता हूँ। अब मैंने जो है ना कैलकुलेट करना है कि इनके मैसेज क्या हैं, यानी कि ये जो मेरे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस और नंबर ऑफ फॉस्फेट आयन आए हैं, इनके मैसेज कैलकुलेट करने हैं। तो मैं ये दो वैल्यूज़ अपने सामने रखता हूँ और फिर मैं कैलकुलेट करता हूँ मैसेज। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ पार्ट सी। एक वैल्यू जो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो तो ये है, यानी कि फॉस्फेट आयंस की तादाद, और दूसरी है ऊपर जो मैंने स्टार लगा रहा हूँ, यह हाइड्रोजन आयन की वैल्यू। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले फाइंड करता हूँ मैस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। उसके लिए मैं फार्मूला यूज़ करूँगा कि टोटल आयंस, टोटल हाइड्रोजन आयंस कैसे निकलते हैं। अगर मेरे पास उसके मोल्स गिवन होते तो मैं कैसे निकालता? बड़ी आसान सी बात थी। टोटल हाइड्रोजन आयंस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो। आप कहेंगे सर आपने टोटल हाइड्रोजन आयन पहले निकाल तो लिए हैं। यस, एक्चुअली आई नीड दिस फार्मूला टू कैलकुलेट द मास। क्यों? मोल्स इक्वल होते हैं मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, और यहाँ आ गया टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसकी वैल्यूज लगाता हूँ। मेरे पास जो जो वैल्यूज हैं इसकी मैं वो यूज करता हूँ। टोटल हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 1.842 10^23। मैस नहीं मुझे पता, यही तो मैं निकाल रहा हूँ। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या आता है? 1.008। याद रखिएगा H2 नहीं है, ये हाइड्रोजन आयन है, एक हाइड्रोजन आयन है। और एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 10^23। मैं ऐसा करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ और सॉल्व करके जो आंसर निकलेगा ना वो देखता हूँ। मेरे पास आंसर आएगा इसका टोटल मैस आएगा हाइड्रोजन आयंस का 0.308 ग्राम। अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूँ, पार्ट डी करता हूँ। मैं मैस ऑफ फॉस्फेट आयंस निकालता हूँ। वो किसका निकलेगा?
टोटल फॉस्फेट आयंस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो। टोटल फॉस्फेट आयंस मेरे पास कितने निकले थे, उसके लिए मैं ज़रा थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे ये टोटल फॉस्फेट आयंस थे 10 पावर 6.14 10 पावर 22। तो ये मैं इस तरह ऐसा करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ 6.14 10 पावर 22। मोल्स का फार्मूला क्या था, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। नाउ मैस तो गिवन है, मोलर मैस मैंने निकालना है। मोलर मैस जो होता है फॉस्फेट आयन का, वो मुझे अलहदा से कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि ये इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स। तो फॉस्फेट PO4 3 माइनस, अब चार्ज से मैस का कोई लेना देना नहीं, इट इज़ एक्चुअली लॉस्ट और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक फास्फोरस का जो मैस होता है वो होता है 31 प्लस 4 इंटू 16, तो ये आंसर आया आपका 95। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 95 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23। ये बन गया 6.14 10⁻22। तो जो मैस निकला मेरा वो निकला टोटल फॉस्फेट आयंस का 9.689 ग्राम। कैसे, 95 को इससे मल्टीप्लाई करें, ये 95 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो वैल्यू इनके मल्टीप्लाई करने से आएगी उसे 6.02 10⁻23 से डिवाइड करते हैं। यानी कि मैंने इक्वेशन को रीअरेंज किया तो मेरे पास मैस की वैल्यू आ गई। ये मैस है फॉस्फेट आयंस का, ये मैस है फॉस्फेट आयंस का। नाउ लास्ट पार्ट के मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं। मैं ज़रा वापस जाता हूँ इक्वेशन की तरफ और देखता हूँ टोटल नंबर ऑफ आयंस बनते कितने हैं। देखें, अगर आप एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन आयंस की बात करें, जो पॉजिटिव आयंस हैं वो होंगे 3, और अगर आप बात करें नेगेटिव आयंस की तो वो होंगे 1। हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कितने होंगे। अब बात यूँ है कि इस इक्वेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस देखने के लिए ये देखें 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 ही नेगेटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 ही नेगेटिव चार्ज है। अगर कोई भी सोल्यूशन लिया जाए ना, उसमें कोई सब्सटेंस डिसॉल्व की जाए तो वो सब्सटेंस जितने पॉजिटिव चार्जेस में होगी, अगर न्यूट्रल सब्सटेंस डिसॉल्व की जाए तो उसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस डिसॉल्व होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस मौजूद होंगे। तो मैं इस माइंड सेट को लेके चलता हूँ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पार्ट ई की तरफ वापस, कि मेरे पास जो फास्फोरिक एसिड डिसॉल्व किया है, जो मैंने फास्फोरिक एसिड डिसॉल्व किया है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ पार्ट ई, और यहाँ लिख लेता हूँ H3PO4। जब मैं डिसॉल्व करूँ तो ये हाइड्रोजन आयन बनाती है 3, यानी कि 3 पॉजिटिव आयन बनाती है, और एक बनाती है फॉस्फेट आयन, वो भी 3 नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर बना रही है। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्जेस की तादाद कैलकुलेट कर लूँ तो मैं नेगेटिव की ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लूँगा। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या सोचना पड़ेगा, एक फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल 3 पॉजिटिव चार्जेस बनाता है। तो मेरे पास अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो कितने 6.14 10⁻22 जो कैलकुलेट किए हैं, उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। कैसे, ये देखें, फास्फोरिक एसिड पॉजिटिव चार्जेस कितने बनाता है, 1 3 बनाता है। तो मेरे पास 10 ग्राम जो गिवन क्वांटिटी थी उसमें कितने निकाले थे, 6.14 10⁻22। तो मैं इधर अननोन वैल्यू x लिख दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 6.14 10⁻22 इज इक्वल टू x। x इज व्हाट, पॉजिटिव चार्जेस। तो इधर मैं लिख लेता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 6.14 10⁻22। तो मेरा आंसर आया 1.842 10⁻23 नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो बजाय कैलकुलेट करने के, कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं
तो इतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होंगे, तो वो बने 1.842 10 पावर 23, ये बन गए नेगेटिव चार्जेस और ये बन गए पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। स्टूडेंट्स, ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैलकुलेट करने हैं। याद रखिएगा, प्रोडक्ट वो सब्सटेंस बनाती है, यानी कि वो रिएक्टेंट बनाता है जो कि लिमिटिंग क्वांटिटी में होता है, यानी कि एक्सेस नहीं होता आसान लफ्ज़ों में। अगर आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उन्होंने हमसे ये पूछा है, डिमांड की है कि कैलकुलेट करें नंबर ऑफ ग्राम ऑफ K2SO4 पोटाशियम सल्फेट और वाटर, यानी कि हमसे डिमांड कर रहे हैं कि K2SO4 और वाटर के नंबर ऑफ ग्राम्स यानी कि मोल्स फाइंड करें और ग्राम्स फाइंड करें, अमाउंट फाइंड करें। असल में वो हमसे अमाउंट डिमांड कर रहे हैं, फाइंड करें जब KOH रिएक्ट करता है एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से। यहाँ एक बात तो साबित हो गई कि KOH और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टेंट हैं और वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके पोटाशियम सल्फेट और वाटर बना रहे हैं। H2SO4 एक्सेस में है, लिहाजा ये प्रोडक्ट्स बनाने में पार्ट प्ले तो कर रहा है, लेकिन प्रोडक्ट की असल क्वांटिटी KOH बनाएगा जो एक्सेस में नहीं है। अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहता हूँ तो मैं ऐसा करता हूँ, हाइड्रोजन काउंट करता हूँ, तो इधर 3 है, इधर 2 और एक 3 है, उधर 2 है, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ 2, ये हो गए 4 और यहाँ भी लगा देता हूँ 2, ये भी हो गए 4। पोटाशियम भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन इधर टोटल बन गए 6, इधर भी बन गए टोटल 6, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। अब स्टेप नंबर 1 क्या मैंने किया, मैंने क्वेश्चन ही सॉल्व किया, मैंने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी। इसके बिना मैं ये कोई भी न्यूमेरिकल जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी होती है, थ्योरेटिकली सॉल्व नहीं करूंगा अनटिल अनलेस आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन ना लिखें, बनाएं ना। बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज अ हार्ट ऑफ योर न्यूमेरिकल्स विच आर एक्चुअली रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो लिहाजा बैलेंस केमिकल इक्वेशन पहला पार्ट है, फिर कुछ सोचना है। मैं रिएक्शंस का डाटा भी नहीं लिखा, मैंने अमाउंट्स भी नहीं लिखी, मैंने सिंपल बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी है। अब मैं क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन कि आपका अगर 14 ग्राम KOH होता है तो बताएं कि वाटर और पोटाशियम सल्फेट कितना प्रोड्यूस होगा, और ये भी बताएं वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रोड्यूस होंगे। नाउ दिस इज समथिंग वेरी मच इजी। क्यों? क्योंकि आप एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जब आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकालनी है तो आपने अपनी जो गिवन वैल्यूज हैं उनको मोल्स में कन्वर्ट कर लेना है। मोल्स में कन्वर्ट किए बिना आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं निकाल सकते, ये दिस इज फॉर श्योर। मीन मैं अब आपको ये एक और बात बताने जा रहा हूँ इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैलकुलेट कर रहे हो तो मोल्स में पहले अपनी वैल्यूज को आपने कन्वर्ट कर लेना है। सो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 14 ग्राम मेरे किसी काम के नहीं है, मुझे मोल्स चाहिए। क्यों? बैलेंस जो इक्वेशन है उसमें भी मोल्स को हम कंपेयर करते हैं, तो हमें गिवन वैल्यूज को भी मोल्स में कन्वर्ट करके कंपेयर करना है। सो पहला था बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दूसरा स्टेप होता है कि आपने मोल्स कैलकुलेट करने हैं। सो मोल्स कैलकुलेट करते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। मास कितना गिवन है? 14 ग्राम। मोलर मास ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लिखा, पोटाशियम एक है, फिर ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है, तो ये बना 39 प्लस 16 प्लस 1, तो ये टोटल अमाउंट आ गई 56। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 56 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से जो मोल्स निकले मेरे पास वो निकला है 0.25 मोल्स ऑफ व्हाट? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ना मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, इसे बॉक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि ये मेरे पास सूटेबल आंसर सामने रहे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट।
हम कैलकुलेट करते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। देखिए, आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से पोटेशियम सल्फेट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपने करना ये है कि जब जो चीज़ कैलकुलेट करनी होती है उसे, जो चीज़ गिवन होती है उससे कंपेयर कर लें। आपके पास रिएक्टेंट गिवन है, आपने कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट, तो आप इनको कंपेयर कर लें। 2 कितने बनाते हैं? 1। ठीक है, पहले आपने पहले स्टेप में क्या करना है? कंपैरिजन करना है किसका? रिएक्टेंट्स का जो गिवन होते हैं प्रोडक्ट्स के साथ। फिर उसी स्टेप का पार्ट बी ये है कि आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मोल्स को, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जो मोल्स हैं, इक्वेशन के जो मोल्स हैं उसको आपने कंपेयर करना है। मतलब यहाँ होता है 3, 2 की जगह लिखा होता है 3 और K2SO4 के लिखा होता है 7, तो मैं यहाँ 3:7 लिखता दूसरे स्टेप के अंदर। ये एक कॉमन आप यूँ समझ लें स्टेप्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट करूँगा ना, तो मैं वाटर के साथ कंपेयर करके बताऊँगा कि यही स्टेप किस तरह रिपीट करने हैं। उसके बाद आपने, ये आपका स्टेप नंबर 1 था कि आपने कंपैरिजन कर लिया। स्टेप नंबर 2 है कि आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मोल्स को कंपेयर करना है। स्टेप नंबर 3 है कि आपने गिवन वैल्यू को कंपेयर करना है अननोन के साथ। मतलब ये है कि आपके पास गिवन वैल्यू क्या है? 0.25 मोल्स। कितने बनाएगी K2SO4? मुझे तो नहीं पता, मैं यहाँ x लिख देता हूँ। यहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ x की वैल्यू कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखें, x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 0.25, और यहाँ से जो x की वैल्यू आई वो आई मेरे पास 0.125 मोल्स। अब मैं इसको मैथ्स में अभी नहीं कन्वर्ट करता, हमने कन्वर्ट करना है इसको मैथ्स में। मैं ये स्टेप्स दोबारा वाटर पे अप्लाई करने के लिए पहले वो करता हूँ, फिर इसको मैथ्स में कन्वर्ट करता हूँ। तो मैं ये स्पेस थोड़ी सी जनरेट कर लेता हूँ। मैं एक चीज़ आपको पहले बता दूं कि केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स 2 वाटर मोल्स बनाते हैं। अब मैं अपने वापस क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। देखें, अब मैंने फाइंड क्या करना है, दोबारा स्टेटमेंट सुने, फाइंड क्या करना है? लेट्स फाइंड वाटर प्रोड्यूस्ड बाय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कितना गिवन था हमारे पास? 14 ग्राम, यानी कि कितने मोल्स? 0.25 मोल्स। इसके जरिए मैंने फाइंड करना है कि वाटर कितना प्रोड्यूस होता है। तो मैं कंपेयर करूंगा किसको? रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स के साथ। कौन से? जो एक दूसरे को साथ लिंक्ड अप है, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैं यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो गिवन है उसे रिक्वायर्ड यानी कि वाटर से कंपेयर करूंगा। ये देखें, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ओके, इक्वेशन के मुताबिक 2 प्रोड्यूस कर रहा है। मेरी इक्वेशन में 2 मोल्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 2 वाटर प्रोड्यूस कर रहे थे। स्टेप नंबर 2 हो गया। अब मैंने कंपेयर करना है कि गिवन वैल्यू यानी कि 0.25 कितनी प्रोड्यूस करेगी? x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू आएगी 0.25 ही, क्योंकि 2 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 0.25 ही प्रोड्यूस करेगी। तो ये आगे मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो ऊपर मैंने वैल्यू फाइंड की है ये है मोल्स ऑफ व्हाट? पोटेशियम सल्फेट प्रोड्यूस बाय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप चाहते हैं कि मोल्स को कन्वर्ट किया जाए मैथ्स में, तो आपको मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होता है। वहाँ पर फार्मूला क्या था? मैं पहले करता हूँ पोटेशियम सल्फेट के लिए, N इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मास। तो मैंने मास निकालना है, तो मास निकालने के लिए मुझे मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मोल्स तो गिवन है 0.125, मोलर मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट निकालना पड़ेगा। उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ। हमें आपने कोशिश करनी है कि ये बॉक्स वगैरह साइड पे पेपर के बना के सॉल्व करें, रादर देन कि आप इसको कई रफ वर्क में सॉल्व करके लिखें। आप इसे न्यूमेरिकल के अंदर ही सॉल्व किया करें। यहाँ लिखता हूँ K2SO4, ठीक है।
और यहाँ से K2SO4 का जो मैस निकलेगा वो निकलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 39 प्लस 32 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का होता है 16, डेट्स कम टू बी 174 ग्राम पर मोल। ना मैं ये लिख देता हूँ मोलर मैस 174 ग्राम पर मोल। ये आ गया मैस। मैस हमेशा आपको पता है ग्राम्स में आता है, जब आप मोलर मैस ग्राम पर मोल में लें और मोल्स 0.125 जो भी हमारे हैं, तो ये हमारे आएगा आंसर 21.75 ग्राम। 21.75 ग्राम ये आ गया हमारे पास पोटाशियम सल्फेट। अब मैं आगे चलता हूँ और मैं सॉल्व करता हूँ दूसरा पार्ट। मेरे पास है नेक्स्ट 0.25 मोल्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ने जो बनाया वाटर के। वाटर का मोलर मैस तो 18 होता है। कैसे पता लगा, ये देखें यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं और कैलकुलेट करते हैं। देखें H2O, H2O का क्या मतलब है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन 2 × 1 + 16 = 18। तो क्या बना हमारे पास, बना इसको मल्टीप्लाई करना है इसके मोलर मैस से। क्यों, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, N = मैस ओवर मोलर मैस। तो यहाँ से हम मैस निकाल सकते हैं कैसे, मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई करके। मैस = 0.25 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस विच इज़ 18। तो मेरे पास आंसर आया इसका 4.50 ग्राम। ये वो मैस है वाटर मॉलिक्यूल्स का जो प्रोड्यूस होंगे। नाउ लास्ट पार्ट कि आप वाटर मॉलिक्यूल्स बताएं कितने प्रोड्यूस होंगे। मेरे पास अगर नंबर ऑफ मोल्स हो तो मैं तो आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ कि वाटर मॉलिक्यूल कितने प्रोड्यूस होंगे। कैसे, देखें, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। मोल्स कितने हैं 0.25, एवोगैड्रोस नंबर कितने होते हैं 6.02 10⁻23। तो आंसर कितना आया मेरे पास 1.50 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये आपके पास वाटर के नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए जो बनेंगे कब, जब 14 ग्राम KOH रिएक्ट करेगा एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से। सो हमने किया क्या है कि हम 3 स्टेप जिसको हम बार बार जोर देंगे हर क्वेश्चन के अंदर, क्या रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट से कंपेयर करना है, फिर उनकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की अमाउंट्स जो मोल्स में है उसे कंपेयर करना है, फिर गिवन को रिक्वायर्ड से कंपेयर करके, यानी कि रिक्वायर्ड की जगह अननोन x लिख दे तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपकी x की वैल्यू आ जाएगी जो मोल्स में आएगी और उसे आपने मैस में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर हमने फास्फोरिक एसिड से प्रोड्यूस होने वाले आयंस, फास्फोरिक एसिड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज कितनी हैं, ये सारी कैलकुलेट करना सीखी। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता हो तो आप उससे नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ आयंस, या अगर आप किसी एसिड को डिसोसिएट करते हैं वाटर के अंदर, आयोनाइज करते हैं वाटर के अंदर, तो वो कौन कौन से आयन प्रोड्यूस करता है और कितने करता है, ये कैलकुलेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक या मोल कॉन्सेप्ट। आपको अगर मोल्स पता है तो एवोगैड्रोस नंबर वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। आपको जो मैंने फार्मूलाज बताए हैं उनको अच्छी तरह याद कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 11 के अंदर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे निकालने हैं। हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बिना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकालने के लिए अगर हम मेहनत कर भी लेते हैं और उस प्रोसेस को सॉल्व कर भी लेते हैं तो आंसर गलत होगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे और ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।